हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि काउंसलर की जो एजुकेशन और ट्रेनिंग किस तरह से होती है। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि काउंसलर कौन होता है, वो काउंसलिंग किस तरह से करता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और क्या क्या स्किल्स होती हैं एक काउंसलर के अंदर, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर। तो उसमें काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं। काउंसलिंग की जो स्किल्स होती है ना एक काउंसलर के अंदर, वो आप सभी को पता है, लेकिन वो स्किल्स आई कहाँ से? तो वो स्किल्स एक काउंसलर के अंदर आती है उसके ट्रेनिंग पीरियड में। जब एक काउंसलर स्टूडेंट होता है या फिर एक ट्रेनी होता है, तो उस ट्रेनिंग के दौरान वो जो जो स्किल्स एक्वायर करता है ना, दैट इज द स्किल्स। तो इसी वीडियो में हम वही जानेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स हैं और कैसे एक्वायर की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज द ट्रेनिंग ऑफ द एजुकेशनल काउंसलर। काउंसलर की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होती है? तो एबिलिटी टू एक्सप्लेन, काउंसलर के अंदर सबसे पहले एक बेसिक स्किल होनी चाहिए, एबिलिटी टू एक्सप्लेन दी माइक्रो स्किल्स। बेसिक स्किल ये है कि वो अपनी जो माइक्रो स्किल्स है ना उसे एक्सप्लेन कर सकता है। जो जो भी स्किल्स एक काउंसलर यूज करता है काउंसलिंग के टाइम पे, उसे अगर वो एक्सप्लेन कर सकता है, देन ही इज अ गुड काउंसलर, ही और शी इज अ गुड काउंसलर। देन डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल्स इन्वॉल्व इन कमेंसिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। जितनी भी स्किल्स वो काउंसलिंग प्रोसेस में लगा रहे हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं कि कोई स्किल वो बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह का काउंसलर नहीं होना चाहिए। एक अच्छे काउंसलर की खासियत ही होती है कि जो भी उसके पास माइक्रो स्किल्स हैं उसे वो बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए। देन जो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, उन्हें भी इवेलुएट करना है एंड मिनिमल रिस्पॉन्सेज को भी इवेलुएट करना है। जैसा कि आप लोग किसी भी कम्युनिकेशन में जानते हैं कि दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है इस पे हम सब लोग ध्यान देते हैं, बट मेन चीज काउंसलर के लिए क्या है कि इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दे। बिकॉज ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी कि ये वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। नॉन वर्बल में रिटर्न हो सकता है, जेस्चर्स हो सकते हैं, आई कांटेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है। तो एक अच्छे काउंसलर की ये खासियत होती है कि वो नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे जितना कि वर्बल कम्युनिकेशन को देते हैं। देन डिमॉन्स्ट्रेट करे रिफ्लेक्शन ऑफ कंटेंट या फीलिंग। जो भी कंटेंट या फीलिंग्स है उनका रिफ्लेक्शन करना है, उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करना है। कई जगहों पे ये जरूरी हो जाता है कि जो कंटेंट या फिर फीलिंग है उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि किसी क्लाइंट ने कुछ बोला, को- कोई भी क्वेश्चन बोला कि मुझे मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ, उस टाइम पे ये होता है वो होता है। तो काउंसलर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा उसकी फीलिंग को। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि आप सैड फील करते हो, उसकी जो फीलिंग्स है ना उसे रिफ्लेक्ट बैक करना है। देन अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए कंटेंट और फीलिंग में। काउंसलर की जो फीलिंग्स और कंटेंट है ना, उन दोनों में अप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। अब ये जो वर्ड अप्रोप्रिएटनेस है ना, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, एक इंसान है, कोई भी क्लाइंट है, वो आपको काउंसलर को बहुत सैड स्टोरी सुना रहा है अपनी लाइफ की, जिस वजह से वो दुखी है। तो वो अगर सैड स्टोरी सुना रहा है तो उस टाइम पे अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाओ तो काउंसलर को कैसा होना चाहिए? काउंसलर को थोड़ा सैड फीलिंग्स सिखानी चाहिए या फिर बहुत हैप्पी फीलिंग्स। तो अगर काउंसलर उस टाइम पे सैड हैप्पी होता है तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फीलिंग, ये अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अगर काउंसलर उस टाइम पे सैड फील कर रहा है, इम्पैथी इम्पैथी शो कर रहा है अपने क्लाइंट से, तो ये अप्रोप्रिएट चीज होती है। एम्पैथी शो करके थोड़ा सा सैड फील करना, दिस इज अप्रोप्रिएट। लेकिन वहीं उसी टाइम पे अगर वो स्टोरी सुनाई जा रही है, सैड स्टोरी, और काउंसलर भी उसमें फुट फुट कर रोने लगे और आंसू निकालने लगे, तो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड अप्रोप्रिएट फीलिंग। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अप्रोप्रिएटनेस है यहाँ पे क्या मीनिंग है। नाउ डेवलप अ डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक। डिफरेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक को डेवलप करना आना चाहिए काउंसलर को। एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ के एक ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल सके क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपने कोई प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें एक ही फॉर्मेट में आप एक ही तरह के क्वेश्चंस की टेक्निक यूज कर रहे हो और पूछे जा रहे हो किसी भी क्लाइंट से, तो उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा ये सब। उसे लगेगा कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। तो
क्लाइंट जो है ना वो इंटरव्यू देने नहीं आया है यहाँ पे, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे लेने के लिए आया है। अगर वो हमारे क्वेश्चन से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो उसकी एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग टेक्निक जो है ना उसे डिफर करना है सो दैट आप एकदम अप्रोप्रिएट, एडिक्वेट और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले सकें और उसे कंफर्टेबल भी फील करवा सकें। देन आपको कुछ क्वेश्चनिंग जो होती है ना उनके रिस्क पता होने चाहिए कि किस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके काफी सारे रिस्क होते हैं। लाइक अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन करूंगा या करूंगी तो क्लाइंट किस तरह से जवाब दे सकता है या उसे बुरा लग सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो रिस्क होती हैं कुछ क्वेश्चंस की, सेंसिटिव क्वेश्चंस होते हैं वो जो रिस्क वाले होते हैं ना, देन काउंसलर शुड शो हाउ टू यूज वेरियस माइक्रो स्किल्स। जितनी भी माइक्रो स्किल्स हैं जैसे कि समराइजिंग, कॉन्फ्रंटेशन, रिफ्रेमिंग, ये सारी स्किल्स जो होती हैं ये सारी हमारी काउंसलिंग की स्किल्स हैं। इन्हें किस तरह से यूज करना है ये काउंसलर को बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन डिमॉन्स्ट्रेट द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ। अब कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ होते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना आना चाहिए एक काउंसलर को। एक बेहतर काउंसलर का जो स्किल होती है ना वो यही होती है कि वो हर तरह की जो काउंसलिंग स्किल्स हैं उन्हें अप्लाई कर सके और एक ऑनेस्ट और एक एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ले सके क्लाइंट से टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सो शो द मेथड ऑफ चैलेंजिंग देम इंक्लूडिंग नॉर्मलाइजिंग। ये सारे के सारे ना हमारे काउंसलिंग की टेक्निक्स हैं जो कि यहाँ पे यूज करनी है एक काउंसलर को, उसे अच्छी तरह से यूज करनी आनी चाहिए। तो ये टेक्निक्स मैं आपके साथ आगे आपको बताऊंगी, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी ये काउंसलर वाला पार्ट थोड़ा छोटा है तो मैं इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। नेक्स्ट अब आगे वाली वाली स्लाइड्स में मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूंगी इसका, अच्छे से लाइक एक्सप्लेन कर दूंगी। देन एक्सप्लेन हाउ काउंसलिंग अ क्लाइंट कैन इम्प्रूव दी। ओके, काउंसलर को बहुत अच्छे से ये पता भी होना चाहिए कि किस तरह से उसकी काउंसलिंग जो है ना वो एक क्लाइंट के साइकोलॉजिकल वेलबींग पे कैसे असर डाल रही है, किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकती है उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग को। और उसे ये एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट आपके सामने आ जाता है और वो पूछता है कि आपकी काउंसलिंग मेरी किस तरह से हेल्प कर सकती है, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी काउंसलिंग हेल्प कर पाएगी। तो आपको ये बताना आना चाहिए कि मेरी काउंसलिंग आपकी किस तरह से हेल्प करेगी। क्योंकि जब आप एक बिलीफ क्रिएट कर देते हो ना क्लाइंट के अंदर तो आप 50% अपनी काउंसलिंग में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, अपनी प्रॉब्लम सोल्यूशन के पास जा चुके होते हैं। और आपको क्लाइंट को काफी सारी चीजें बतानी है, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स आते हैं काउंसलिंग के बीच बीच में, तो उन्हें कम ओवरकम करने के आपको तरीके भी उसे बताने हैं। देन इफेक्टिव वेज ऑफ टर्मिनेटिंग अ काउंसलिंग सेशन। मेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी काउंसलर की, कि उसे ये अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह से एक काउंसलिंग सेशन को टर्मिनेट किया जाए। और सिर्फ काउंसलिंग सेशन को ही नहीं, पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को किस तरह से टर्मिनेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में ना टर्मिनेशन एक बहुत ही हार्ड और बहुत सैड मोमेंट, बहुत टफ मोमेंट होता है टर्मिनेशन ऑफ अ काउंसलिंग। दोनों के लिए, काउंसली के लिए भी और काउंसलर के लिए भी, सबसे ज्यादा काउंसली के लिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे डिपेंडेंसी भी आ जाती है। तो इन चीजों को भी ओवरकम करना होता है कि इस तरह से हम डिपेंडेंसी को ओवरकम कर सकें। ना वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसमें मैं यहाँ इस वीडियो में इतनी ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैंने अपनी प्रायर वीडियोस में अच्छे से बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जैसे कि कम्युनिकेशन वाली, तो इसका लिंक, ये वीडियो का लिंक आपके आई बटन में पॉपअप हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट कम्युनिकेशंस में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टूडेंट ट्रेनीज के लिए। जो स्टूडेंट ट्रेनीज होते हैं ना वो कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं और किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात करेंगे। दे हैव टू रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व काउंसलिंग। स्टूडेंट्स जो भी काउंसलिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी काउंसलिंग सेशन वो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे उन्हें रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का मतलब ये होता है चाहे कोई भी सिमुलेटेड काउंसलिंग हो या फिर रियल काउंसलिंग हो, किसी भी तरह की काउंसलिंग है, एक स्टूडेंट ने देखी, उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, अब उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके उसे देनी है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया वहां पर। तो ये होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग कहते हैं इसे। और एक स्टूडेंट को या फिर एक ट्रेनी को बहुत कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करे कि काउंसलर कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, नॉन वर्बल वर्बल क्यूज किस तरह से देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनी को बहुत अच्छे से आना चाहिए। देन ही शुड आइडेंटिफाई द लर्निंग मेथड अवेलेबल एट द ट्रेनीज काउंसलर। तो लर्निंग मेथड जो भी अवेलेबल होते हैं ना वो सारे आइडेंटिफाई करने हैं। अगर मैं एक ट्रेनी हूँ
तो मैं जो भी काउंसलिंग सेशन देख रही हूँ, तो वहाँ पे मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दूँगी कि ये मैं किस चीज़ से क्या सीख सकती हूँ, क्योंकि हम जितना सीखेंगे उतना कम है। तो हमें बहुत ज़्यादा सीखना है, एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। एंड एक कीन ऑब्जर्वर जो होता है ना, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट तो होता ही है और एक बहुत अच्छा काउंसलर भी बन सकता है। देन डिमॉन्स्ट्रेट करना डिफ़िकल्टीज़, कोई भी मतलब फर्स्ट लर्निंग और अप्लाइंग में जो भी डिफिकल्टीज आती है ना, वो एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पता भी होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करेगा, वो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि अच्छा मुझे ये डिफिकल्टीज आ रही है, तो मुझे ये ओवरकम करनी है नेक्स्ट सेशन जब मैं ऑब्जर्व करूंगा या करूंगा। देन ट्रेनी को इस चीज को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जो अनविलिंगनेस हो जाती है टू डिस्क्लोज द पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइक कभी कभी काउंसलर जो होता है उसके अंडर जो ट्रेनीज है ना, वो उन्हें पूरी की पूरी पर्सनल प्रॉब्लम्स जो होती है ना उसे डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। तो वो ये बात एक ट्रेनी को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। बट यहाँ पे एक और चीज हो जाती है, कभी कभी ट्रेनी जो है ना, ये चीजें डिस्क्लोज ना करने की वजह से वो पूरी तरह से अच्छे से सीख नहीं पाते, तो ये एक रिस्क आ जाता है कि वो प्रॉब्लम्स को टैकल करना नहीं सीख पाते हैं, या वो उन्हें लगता है कि किसी और तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और उन्हें क्लियर एक आइडिया नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट, डिफरेंट अप्रोचेज जो होती है ना मॉडलिंग की, वो सारी डिस्कस करनी है। इवेलुएट करना है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन एन ऑब्जर्व इंटरव्यू। आपने जो भी इंटरव्यू ऑब्जर्व किया तो उसमें आपने देखा होगा वर्बल कम्युनिकेशन हुई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुई है। वर्बल पे तो सभी ध्यान देते हैं, मैं ध्यान देती हूँ, आप देते हो, सब सब ध्यान देते हैं। इस टाइम भी आप लोग जो सुन रहे हो ना, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है जो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। बट जस्ट बिकॉज कि वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आप जेस्चर्स नहीं देख पा रहे हो, बट अगर आप फेस टू फेस भी किसी से बात कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिर्फ वर्बल क्यूज पे ध्यान देते हैं, नॉन वर्बल पर नहीं देते। बट एक काउंसलर की एक बहुत ही खास बात होती है कि वो नॉन वर्बल क्यूज पे भी बहुत ध्यान देता है, क्योंकि कभी कभी नहीं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है, जो काउंसली है, वो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने व्यूज, या फिर जो भी उसे स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो नॉन वर्बल क्यूज से भी उन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वो चीज़ें हमें इवेल्युएट करनी चाहिए। अब नॉन वर्बल में क्या क्या हो सकता है, तो ये मैंने आपको वीडियो का लिंक बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे। बिकॉज इस वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस वीडियो से बोर हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो गया कि आइडेंटिफाई करना है काउंसलर्स प्राइमरी रोल। काउंसलर का जो प्राइमरी रोल है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक ट्रेनी को हमें पता होना चाहिए काउंसलर का रोल क्या है, एक्टिव रोल है, पैसिव रोल है, किस तरह की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये काउंसलिंग टेक्निक्स उन्हें पता होनी चाहिए कि किस किस तरह की काउंसलिंग टेक्निक्स यहाँ पे चल रही हैं। देन शो हाउ टू यूज मिनिमम रिस्पॉन्स एज इंपॉर्टेंट मीन ऑफ लिसनिंग विद इंटेंट। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी समझने में, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो आपका आता है यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग से। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि थोड़े बहुत मिनिमल रिस्पॉन्स से आप किसी सामने वाले को ये यकीन दिला दे कि हाँ आप सुन रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो उसकी बातों में। जिसमें कि नोडिंग हो सकती है, या थोड़ा बहुत और भी सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे कि आप उसे बता सकते हैं, आई कांटेक्ट हो सकता है, दैट यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, आप उनकी बातें सुन रहे हो। तो ये एक्टिव लिसनिंग जो है ना, क्लाइंट को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। वही कि जितना इंपॉर्टेंट वर्बल रिस्पॉन्सेज है उतना ही नॉन वर्बल भी है, और जितने भी नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज होते हैं उन सबकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए ट्रेनी को। अगर नहीं पता होगी तो वो इन पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हमारी अटेंशन उस साइड नहीं जाती है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है ऑन द डिस्कशन ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स विद एन अनोनिमस पर्सन। जो भी आपने अगर किसी किसी भी क्लाइंट को आपने काउंसिल किया है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करके आपको देनी है। देन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइंग द पैराफ्रेजिंग एज मिनिमल रिस्पॉन्स। मिनिमल रिस्पॉन्स में आपको पैराफ्रेजिंग यूज कर सकते हो, फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए पैराफ्रेजिंग यूज कर सकते हो। अच्छा आपका ये मतलब है, मतलब जिस तरह से भी आप करना चाहते हो। तो पैराफ्रेजिंग एक टेक्निक होती है जिसे आप यूज करनी है फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, और इसका यूज पता होना चाहिए, एक ट्रेनी को पता होना चाहिए काउंसलिंग में पैराफ्रेजिंग का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं इसे। तो ये सारी जो टेक्निक्स है ना, जिन इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ताकि ये वीडियो भी लंबी ना हो, और जिसको वो वीडियोस देखनी है तो आप लोग वो वीडियोस भी देख सके। और वो सिर्फ इसी पे बेस्ड होगी, तो उसे थोड़ा मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक और मेन चीज़ आती है कि जो काउंसली है ना उसे सॉरी, जो ट्रेनी है उसे कैथारसिस और कंफ्यूज थॉट और फीलिंग्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल डिफरेंट होती है, कैथारसिस अलग है और कंफ्यूज थॉट एंड फीलिंग्स अलग है। कंफ्यूज थॉट एंड फीलिंग्स का क्या मतलब है, आप कंफ्यूज हो, आपको खुद ही नहीं पता आपके थॉट्स क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील कर रहे हो, क्यों परेशान हो। और कैथारसिस क्या होता है, टू वेंटिलेट योर फीलिंग्स, अपनी जो भी फीलिंग्स है आप उसके बारे में अवेयर हो, आप उसे वेंटिलेट कर रहे हो मेरे सामने, किसी के सामने आप उसे बता रहे हो, दैट इज कैथारसिस। ओके, then the next one is identify an example of reflecting back both content and feelings। वही reflecting back करना है, तो ये ट्रेनिंग को पता होना चाहिए किस तरह से करना है। देन डिमॉन्स्ट्रेट करना है वेरिंग रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ क्लोज क्वेश्चन। कभी कभी मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं काउंसलिंग सेशंस में, वैसे तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन थोड़े कम ही होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनेयर्स होते हैं उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एक ट्रेनी को, एक जो ऑब्जर्वर है उसे पता होना चाहिए कि जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है उसका वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस जो है उसके क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं क्लाइंट के। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन के रिस्पॉन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक यू कैन नॉट काउंट इवन, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन के। तो वो सारी चीजें एक ट्रेनी को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी ना, तो आपकी काउंसलिंग जो है ना वो इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी। देन नेक्स्ट चीज हो जाती है कि आपको कंपेयर करना है ओपन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में। जो ओपन और क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उन दोनों में कंपेयर करना है, कंपैरिजन आपको पता होनी चाहिए कि ओपन कब यूज किया जाता है, क्लोज कब यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में आपको कौन सा क्वेश्चन यूज करना है। क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन भी क्या होते हैं कि आपके प्री स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, कभी कभी होते भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या क्या आ सकते हैं, तो आप प्री स्ट्रक्चर्स में से यूज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रिस्पॉन्स के बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करते हो। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से चूज करना होता है, कभी कभी डायकोटोमस हो सकते हैं जिसमें सिर्फ यस और नो में आंसर देना होता है। तो ये टॉपिक ना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस पे भी हम किसी और दिन बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो अभी सिर्फ आप ओवरव्यू जान लो इतना कि एक ट्रेनिंग को पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किसे कब यूज करते हैं और किस किस सिचुएशन में यूज करते हैं, और किस किस के क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सारी चीजें। देन स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई द मेन रिस्क इन्वॉल्व इन आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे ना किसी क्लाइंट से, वो भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, उसके भी काफी रिस्क हो सकते हैं। एक ही हो सकता है, मान लो मेरे सामने कोई क्लाइंट बैठा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने 40-50 क्वेश्चन उससे पूछ लिए, भाई वो सोच रहा है मैं इंटरव्यू देने तो नहीं आया था यहाँ पे, मुझसे इतने क्वेश्चन पूछ लिए, या इन्होंने तो मुझे खुद ही बोर कर दिया, इन्होंने तो मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब जो क्लाइंट आपके पास आया है एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेने के लिए, उसकी एक और प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो बोर हो रहा है आप ही की बातों से, और वो उसे ऐसा लग रहा है मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे, वो क्या करे बेचारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक लिमिटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एग्जैक्ट, आपको बढ़िया से इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे आप सोल्यूशन निकाल सको। इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, एक थीसिस प्रिपेयर नहीं करनी है कि आप इतने सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछते जाएंगे इररिलेवेंट। तो एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। देन लर्न टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग क्वेश्चंस। कभी कभी ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। हर किसी से हम काफी सारी चीजें पूछ लेते हैं, बचपन से हम यही पूछते आए हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और लोग कहते हैं अरे वाह क्या इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने पूछा ऐसा क्यों होता है। लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे आपको याद रखना है कि आपको ये सारी चीजें नहीं पूछनी है भाई, क्यों का तो आपको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, करना है लेकिन काफी सारी सिचुएशन में आपको क्यों के यूज नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक क्लाइंट मेरे पास आया है, उसने कहा कि मैम मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। तो मैं उससे पूछने लग जाऊं भाई क्यों आता है तुम्हें गुस्सा, तो ये तो गलत बात है ना। वो कहेगा क्यों आता है का क्या मतलब है, आता है तो आता है, मैं इसका सोल्यूशन लेने आया हूँ, आप मुझे कह रहे हो क्यों आता है। तो मैं तो हमें ऐसे नहीं पूछना होगा, एक काउंसलर इस तरह से कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत गुस्सा आता है, तो क्या लगता है आपको, मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कब कब गुस्सा आता है, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा आता है, या ज्यादातर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो ये सारी इस तरह के क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ना कि क्यों आता है भाई तुम्हें गुस्सा। ये सारी चीजें आपको नहीं पूछनी है, इतना कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस नहीं करने, क्लाइंट को अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं करना है। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जर्व्ड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है ना उसे आइडेंटिफाई करना है, आपने कम्युनिकेशन ऑब्जर्व की है, रिटर्न हो ओरल हो, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जो हुई है उसे आइडेंटिफाई करो, और उसे देखना है कि किस तरह से वो अपनी काउंसलिंग में यूजफुल है।
काउंसलर ने, आप ट्रेनी हो, काउंसलर ने क्लाइंट से कुछ पूछा, क्लाइंट ने आंसर दिया, आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की, तो आपको ये हर एक चीज का आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा काउंसलर ने जो ये क्वेश्चन पूछा था ये किस तरह से हेल्पफुल, किस तरह से यूजफुल है मेरी काउंसलिंग में। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप काउंसलर से पूछ सकते हो, क्योंकि आप ट्रेनी हो, स्टूडेंट हो, आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, कोई काउंसलर आपको मना भी नहीं करेगा। देन स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट एग्जाम्पल अब व्हेन स्टूडेंट को ये चीजें पता होनी चाहिए कब हमें कॉन्फंट्रेशन यूज करनी है। कॉन्फंट्रेशन क्या होता है कि लाइक इट्स अ फाइट या फिर आर्ग्यूमेंट। ये एक ना वाद विवाद वाली कंडीशन हो जाती है कि कब किसी क्लाइंट के साथ हमें आर्ग्यूमेंट करनी है। ज्यादातर हर किसी क्लाइंट के साथ तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे ना, भाई उसने कुछ बोला और आप करने लग जाओ, नहीं ऐसा तो नहीं होता, आप गलत हो, नहीं आपने सही नहीं किया, वो कह रहा नहीं मैंने सही किया, नहीं आपने सही नहीं किया, नहीं भाई मैं तो हमेशा सही होता हूँ, नहीं आप तो सही नहीं होते। ये सारी चीजें नहीं करनी है भाई, क्लाइंट आएगा ही नहीं, कोई क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास फिर ऐसे काउंसलिंग के लिए। आपको समझना होगा एज अ ट्रेनी, एज अ काउंसलर, आपको समझना होगा कि किस जगह पर आप ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज या फिर कॉन्फ्रंट्रेशन यूज कर सकते हो। तो ये काउंसलिंग टेक्निक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि कहाँ हमें यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। गलत जगह यूज कर दिया ना तो प्रॉब्लम, अगर यूज नहीं किया सही जगह पर तो भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है कि अब गुड कॉन्फ्रंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज कैसे करना है इसका, ये सारी चीजें ट्रेनिंग को पता होनी चाहिए। देन वही चीजें जो मैंने अभी बता दी है सारी, ये वही है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव बिलीफ, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ्स क्या है किसी क्लाइंट के। क्लाइंट आया आपके पास काउंसलिंग के लिए, एक काउंसलर के पास आया, आप तो ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन सी कोई ऐसी उसने चीजें बोले जो जिससे आपको पता चल रहा है कि ये उसका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ क्या होते हैं कि खुद की आइडेंटिटी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए जो चीजें होती है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ है। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है आई नेवर फेल, या मतलब मैं कभी फेल नहीं हो सकता, या मुझसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, दूसरे से गलती हुई है, आप मुझे सोल्यूशन बताओ। ऐसा कह रहा है क्लाइंट आपसे, तो आपको पता चल गया कि भाई बार बार ये बोल रहा है कि मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, मैं कभी झूठ ही नहीं बोलता, मैं बोल ही नहीं सकता। तो ये चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ है। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा परफेक्ट बंदा है और वो कोई गलती नहीं कर सकता। तो ये गलत फहमी है उसकी, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ ना एक गलत फहमी होती है अपने लिए, वो हो जाती है। कभी कभी ना कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है जिसके अंदर वर्थलेसनेस वाला बिलीव होता है। उसे लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, डिफेक्टिव हूँ, लाइक मैं किसी काम का नहीं हूँ इस दुनिया में। उसे हमेशा यही लगता है मैं वर्थलेस हूँ, मेरी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है मेरी लाइफ का, और मुझे नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में। तो ये सारी चीजें ना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीव्स है। वैसे काफी टाइप के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिलीफ होते हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी, और शायद मैं जल्दी ही इस वीडियो को भी अपलोड करूंगी, तो आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। इसके बाद में देन नेक्स्ट आ जाता है, ओके शायद हमने ये, हाँ ये पॉइंट छोड़ दिया है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का भी एक ट्रेनी को पता होना चाहिए कि रीफ्रेमिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब होता है एक लाइक किसी की प्रॉब्लम को ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना, इसे हम बोलते हैं रीफ्रेमिंग। लाइक क्लाइंट ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई, उसे वो शायद प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन जब आप रीफ्रेम करोगे ना उस प्रॉब्लम को, किसी और अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, अलग अलग एंगल से उसे बताओगे कि ऐसे ही हो सकता है, वैसे हो सकता है, या कहीं ये तो नहीं, तो हो सकता है उसके अंदर एक इंसाइट जाग जाए इस तरह की। तो एक वो हो सकता है। देन एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग को भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ये सारी काउंसलिंग की ही टेक्निक है जो कि यहाँ पे सारी मैं थोड़ा ओवरव्यू में बस डिस्कस कर देती हूँ। कि नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है कि थेरेपिस्ट लाइक जो थेरेपिस्ट होता है ना, जो काउंसलर होता है, वो एक्सेप्ट करता है क्लाइंट के रिस्पॉन्स को, क्लाइंट की सिचुएशन को, या फिर क्लाइंट के जो थॉट्स फीलिंग्स बिलीफ वगैरह है ना, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जैसे वो हैं। तो ये नॉर्मलाइजिंग की एक सिचुएशन होती है। तो नॉर्मलाइजिंग ना हम किसी किसी क्लाइंट में यूज कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हर एक कंडीशन में ये सही नहीं हो सकता। तो वही
नॉर्मलाइजिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऑप्शन रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट डिलेमास, डिलेमास होते हैं ना, डिलेमास क्या होते हैं कि दो इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें ना उनके बीच में बहुत सब कंफ्यूजन होती है कि हमें क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों चीजें गलत हो सकती हैं, दोनों चीजें सही हो सकती हैं, दोनों चीजें आपको पसंद हो सकती है, दोनों चीजें आपको नापसंद हो सकती है, लेकिन इक्वल होगी। उनके बीच में अगर डिलेमा आता है तो वो उस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कैसे टैकल करोगे। और आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि डिलेमा है क्या, डिलेमा है भी या नहीं है। कि क्लाइंट को अगर कोई डिलेमा ही नहीं है और आप उसे ओवरकम करने बैठे हो तो ये कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्कूल स्टूडेंट का, वो करियर काउंसलिंग के लिए आपके पास आया है, 10th क्लास पास आउट है। उसे अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, साथ में उसे बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब वो कंफ्यूज है, उसे एक डिलेमा हो रहा है कि उसे किधर जाना है, उसे कॉमर्स लेनी चाहिए साइंस लेनी चाहिए, क्योंकि उसे इक्वल इंटरेस्ट है दोनों में। उसे अकाउंट्स भी बहुत पसंद है, बायोलॉजी बहुत पसंद है। अब दोनों तो एक साथ नहीं ले सकते, कि कॉमर्स साइंस दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी, अकाउंट्स और बायो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगी। उसका ये बहुत बड़ा डिलेमा हो गया। तो अब बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो चीजें हैं, उसका गोल वगैरह वो डिसाइड करके आप बताओगे कि उसे क्या करना चाहिए। तो एक ये चीज हो गई। नेक्स्ट, एक्सप्लेन करना है। कुछ साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस आ जाती है ना, उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उन्हें ओवरकम करना आना चाहिए, कैसे आप उसे खत्म करोगे। तो डिस्क्राइब करना है स्टेप्स। अ काउंसलर वुड, जो भी काउंसलर ने काउंसलिंग के टाइम पे जो भी स्टेप्स लगाए हैं ना, जिन स्टेप्स को फॉलो करके काउंसलिंग की है, वो सारे स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको उसे डिस्क्राइब करना आना चाहिए। हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्यों लगाया गया है, किस कंडीशन के लिए लगाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई है, क्या क्या टेक्निक यूज हुई है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो स्टेप्स ऑफ द काउंसलिंग है ना, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें काफ़ी सारे, इसमें सारे ही स्टेप दिए हुए हैं काउंसलिंग प्रोसेस के। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ये, इस वीडियो के बाद ना आपको काउंसलिंग के जो स्टेप्स हैं वो बहुत बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद शायद ही आपको काउंसलिंग के स्टेप्स में प्रॉब्लम आए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियोस आप बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल एंड तक देखना। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है, the student should be able to identify interdependency, like observed relationships होती है ना, and explain why good time। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जितने भी स्टेप किए जा रहे हैं ना, जितने भी स्टेप्स हैं, इनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब सारे के सारे ना एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से। और एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो काउंसलिंग में क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी पता होनी चाहिए। लाइक आपने क्लाइंट को बुला लिया, एक काउंसलिंग सेशन चल रहा है आपका, आपने सोचा था सेशन 1 आवर तक होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 4 घंटे से बैठा हुआ है क्लाइंट, आप बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, उसका तो टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या पता वो अपने शेड्यूल में से क्या टाइम निकाल के आया था, वो सोच रहा है यार ये काउंसलर पता नहीं ठीक भी है या नहीं, 4 घंटे से मुझे बैठा रखा है, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट होना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद स्टूडेंट को सबसे मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग अ सेशन और टर्मिनेटिंग अ काउंसलिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। दोनों चीजें बहुत डिफरेंट हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि टर्मिनेटिंग, एक सेशन को टर्मिनेट करना, एक सेशन जो कि चल रहा है हमारा क्लाइंट के साथ, काउंसलर और क्लाइंट का एक सेशन चल रहा है, दूसरा सेशन भी होगा, तीसरा भी होगा सेम क्लाइंट के साथ, और एक काउंसलिंग प्रोसेस, ये सारे सेशंस मिला के प्रॉब्लम स्टार्ट होने से प्रॉब्लम एंड होने तक, जितना भी काउंसलिंग क्लाइंट के आने से प्रॉब्लम सॉल्व होने तक का जो सफर होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों का टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है। सेशन अगर मैं टर्मिनेट कर रही हूँ ना क्लाइंट का, तो मैं उससे टर्मिनेशन में बोलूंगी कि नेक्स्ट विजिट में उसे कब आना है, लेकिन जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस को ही टर्मिनेट कर रही हूँ, उसके बाद काउंसलर और क्लाइंट का कोई भी रिलेशनशिप नहीं रह जाता, लेकिन उससे पहले सेशंस में काउंसलर और क्लाइंट का एक रिलेशनशिप होता है, काउंसलर और काउंसली वाला। ओके, लेकिन प्रोसेस के टर्मिनेशन के बाद नहीं। और सबसे ज्यादा जो टफ डिसीजन होता है ना, वो काउंसलिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करने का होता है, ना कि सेशन टर्मिनेट करने का। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन ओके, अब कुछ यहाँ पे स्किल्स है, स्किल जो भी अक्वायर की है, ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है, किसी भी किसी ट्रेनी की जो भी ट्रेनिंग हुई है, इससे जो स्किल अक्वायर्ड की है, उससे करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं, किस तरह के करियर्स में आगे जा सकते हैं, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट सर्विसेज में जा सकते हैं, एनजीओज में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में काम कर सकते हैं,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में आउटरीच सर्विसेज, वीमेन हेल्थ सेंटर, काउंसलिंग यंग पीपल एंड चिल्ड्रन। बच्चों को आजकल काउंसलिंग की बहुत जरूरत होने लगी है। बच्चों से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत तो उनके पेरेंट्स को है। पेरेंटल काउंसलिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि वो अपने बच्चों को समझें कि किस तरह से उन्हें लाइक किस तरह से उन्हें नर्चर करना है उन्हें। ओके, देन इश्यूज इन फैमिली थेरेपी, उसके लिए जरूरत होती है। सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल एंड ड्रग काउंसलिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें काउंसलिंग से ही ठीक हो सकती हैं मेनली। देन एल्डरली डेथ एंड बेरीवेमेंट काउंसलिंग हो सकती है, काउंसलिंग एट वर्क। तो ये इन सभी जगहों पे आप काम कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से काउंसलिंग करनी आती है और आप एक fully furnished काउंसलर बन चुके हो। So this is all about the training of the counselor. So if you have any questions, you can write in the comment box, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं। Now, thanks for watching the complete video. Please like, share and subscribe my channel for more such videos. अगर आपको सच में, अगर आपको थोड़ी बहुत भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अगेन।